N2. First one, N2. N2 is gas. Now, who will tell me the preparation method of N2? प्रिपरेशन मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट और लैब मेथड है आपका, उसको ध्यान से में रखना है। NaNO2 when reacted with NH4Cl. Okay, please mute yourself बेटा, म्यूट करके रखो। NH4Cl के साथ रिएक्शन करेगा, हल्का सा हीट की जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन में। ओके, अदरवाइज रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिक। NH4NO2 कंपाउंड बनेगा एंड फिर अगर इसको हीट करते हैं हम लोग तो आपका N2 गैस निकलता है। ओके, प्लस साथ में वाटर होता है तो वाटर का जरूरत नहीं है। हाँ, मेक श्योर दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन वाटर वगैरह है तो उसको ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ओके, मैं अभी से बता रहा हूँ, जिस भी रिएक्शन में O2 बन रही होती है, O2 क्या हो रही होती है, फॉर्म हो रही होती है, उसमें ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। एग्जाम में कम से कम IIT जेईई और नीट में बोल रहा हूँ एटलीस्ट 10 टाइम्स पूछा गया है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे तो उसमें मैक्सिमम आपको 10 to 12 रिएक्शन मिलेंगे जिसमें O2 फॉर्म हो रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं नॉर्मल सी रिएक्शन, अच्छी सी रिएक्शन दो, ऐसा नहीं कि सिंपल सा कंपाउंड A+B बन के ऑक्सीजन बन रहा है, वैसा नहीं। ठीक ठाक रिएक्शन होंगी, लाइक KMnO4 K2Cr2O7 से। तो जितनी भी रिएक्शन में O2 फॉर्म हो रही है उसमें ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट लगा लेना। मैं खुद बताऊंगा कहाँ पर किसका इम्पोर्टेंट करना है। तो वो 10 टाइम्स मैक्स, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, इतने बार पूछा गया है। मैं जेई और नीट दोनों की बात कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट होता है जहां पर ऑक्सीजन बन रही है। ओके, so फर्स्ट रिएक्शन में N2 गैस बना। ओके, एंड द सेकेंड मेथड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड जिसको आपको याद रखना है, एंड दैट इज ऑल्सो हम लोग इसको डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे। ओके, दैट इज NH4 ट्वाइस Cr2O7। इसका नाम क्या है? टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कोई बताएगा बेटा? अमोनियम डाइक्रोमेट। यस, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको हीट करते हैं, आपका N2 गैस निकलता है। N2 गैस के साथ प्लस आपका कंपाउंड बनता है Cr2O3 प्लस आपका H2O गैस निकलता है। आई थिंक आप समझ गए हो क्यों इम्पोर्टेंट। जब इस रिएक्शन को आप हीट करते हैं तो आपके पास दो गैसेस निकलती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड या स्पीसीज ए व्हेन हीटेड, N2 गैस न्यूट्रल होती है ना, तो टू न्यूट्रल गैस फॉर्म होती हैं, वन एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस। समझे? तब आपको गैस करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये आपका ग्रीन कलर होता है। याद रहेगा, इसमें जितना भी आप वेरी 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 लगाना है लगा सकते हो। ये कम से कम 4 टाइम्स तो रिपीट हो चुका रिएक्शन, जेई की बात कर रहा हूँ मैं। कम से कम 4 टाइम्स रिपीट हो चुका रिएक्शन। डी ब्लॉक में फिर से पढ़ोगे बिकॉज ये क्रोमियम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो जब डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे तब से फिर से ये रिएक्शन वहां पर मैं रिपीट कराऊंगा। ओके, तो पहले से बोल दिया, ये रिएक्शन याद करके रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, इस कंपाउंड का जो आपका सब्सटेंस है दैट इज ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का होता है। ओके, जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट होते हैं ना, उनका एक सर्टेन कलर्स होता है बेटा, वो कलर्स हम लोग डी ब्लॉक में बता देंगे बिकॉज वहां पर क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों पड़ेंगे। ओके, ये आपका ऑरेंज कलर का होगा। नेक्स्ट आपका सी पॉइंट है, हीटिंग ऑफ एजाइड। हीटिंग
एजाइड आयन कोई जानता है? एजाइड्स क्या होते हैं? Who will tell me the azides? Na3A. N3 नेगेटिव। ओके, ये आपका एजाइड आयन होता है। आपने पढ़ा होगा ना, Na(N3), सोडियम एजाइड, BaN3 होल ट्वाइस, वेरियम एजाइड, ये आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो समझ लो अभी। ये आपका एजाइड आयन होता है। एजाइड आयन से कैसे हम कंपाउंड बनाते हैं? बेरियम एजाइड, इसको अगर हीट करते हैं आपका कंपाउंड बनेगा बेरियम। ओके, एंड N2 बार N2। ओके, ये आपका गैस निकला, एंड दैट इज वेरी वेरी प्योर N2 गैस, वेरी प्योर N2 इज ऑब्टेन। अच्छा, ये बता मुझे, वेरी प्योर वर्ड कहीं पर और पढ़ा आपने? याद करो, जब ऑफलाइन क्लास हुआ करती थी, मैंने आपको हाइड्रोजन चैप्टर बताया था, वहां पर वेरी प्योर हाइड्रोजन बनवाया था ना। वेरी प्योर हाइड्रोजन वाला रिएक्शन भी आपको इम्पोर्टेंट करना है, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट लगाना है। अच्छा, ये काम कर लो, कहीं पर भी वेरी प्योर वर्ड आ जाए उस रिएक्शन को आप याद कर लेना। वेरी प्योर वर्ड वाली रिएक्शन हमेशा, आज तक का ट्रेंड से हमेशा कभी ना कभी एक बार आया हुआ जेई में। ओके, वेरी प्योर वाला जरूर नहीं, मैं N2 की बात कर रहा हूँ। वेरी प्योर वाला, इसके बेस पर रिएक्शन आती है, या तो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कुछ ना कुछ होता है जिसमें वेरी प्योर वाली रिएक्शंस आती है। तो इसको याद कर लेना, वेरी प्योर वाली। नाउ दैट, अच्छा थोड़ा सा एजाइड के बारे में बता देता हूँ आपको, एजाइड नहीं आइडिया। एजाइड आयंस जो आपका है कहाँ से ड्राइव होता है? दैट इज derived from HN3, फिर इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। ओके, एंड दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट समझ रहे हो? वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं मैं, तो मेटल में फ्रॉम लिथियम से लेकर के बेरियम तक, दोनों फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेटल की बात करूं, इनमें से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टीज कौन रखता है? टेल मी, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टीज किसके पास रहती? Lithium. सोडियम होगा, लिथियम होगा, पोटेशियम होगा, सीजियम होगा, रुबिडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, बेरियम होगा, कौन होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया था ना मैंने, लिथियम का सबसे ज्यादा होता है। Yes. ओके, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होगा ना आपका। एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। एस Yes. ब्लॉक में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आपकी लिथियम की होती है, और ये एसिड लिथियम से भी ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ गए? याद रहेगा, ये एसिड लिथियम से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज रखता है रिड्यूसिंग एजेंट वाली। क्लियर है? याद करना है आपको, और कुछ ऑप्शन भी नहीं। N3 का स्ट्रक्चर बताओ क्या बनेगा? Who will tell me the structure of N3? N triple bond, N single bond, N, this will be the positive charge, and here is negative. Okay, and this is N double bond, N double bond, and this will be negative, positive, negative.
इसको कोई कोई इस तरीके से भी लिखता है, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं रखेगा, ब्रैकेट लगाएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव कर देगा। इसका मतलब यही है, इस पॉजिटिव को और इस टू नेगेटिव को क्या करेगा, दोनों को सम करेगा तो सिंगल नेगेटिव आएगा। तो ब्रैकेट के ऊपर एक सिंगल नेगेटिव कर सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आप बता सकते हो स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वन और सेकंड वन। ज्यादा नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, कौन ज्यादा स्टेबल है, खुद से करना है इसको। ऑर्गेनिक हो चुका है आपका। नाउ फिर आपका N2 की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट मैं कुछ और लाइक N2 और कहाँ कहाँ से बन सकता है। आप अमोनिया की रिएक्शन करके ब्रोमीन के साथ कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके भी बना सकते हो। ओके, तो ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ABCD हो गया था, ABCD। अमोनिया प्लस Br2 रिएक्शन करके N2 बनाएगा, प्लस अमोनिया प्लस CuO। इसको इस तरीके से लिखो, अमोनिया Br2 के साथ रिएक्शन करके N2 प्लस NH4Br। नेक्स्ट वन CuO, Cu प्लस H2O प्लस N2। कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है बेटा, ध्यान रखना। CaO, Cl2, CaCl2 प्लस H2O प्लस N2। यस ध्रुव, एनी डाउट? No, sir. NaOCl, NaCl प्लस H2O प्लस N2 बन रहा है। क्लियर है? ये आपका डी पार्ट हो गया। फिर आपका एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जो आपका कभी आया नहीं है, वेरी प्योर वाला आप निकाल सकते हो। ओके, हाँ, इसमें एक चीज आपने और पढ़ा होगा, जो N2 है आपका, रिएक्टिव गैस है या नॉन रिएक्टिव गैस है? रिएक्टिव। रिएक्टिव है। Non. इनर्ट गैस पढ़ा ना, N2 आपका एक इनर्ट टाइप बिहेवियर शो करता है, तो लीस्ट रिएक्टिव गैस है आपका N2। ओके, एंड दैट इज एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। आई होप आप लोग एक्टिव मेटल्स जानते होंगे। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के साथ रिएक्शन करता है। पढ़ा ना आपने लिथियम के साथ रिएक्शन, क्या बनाता है? Li3n। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन Mg3n2 बनाता है। What is the name of this compound? These two compounds? नाइट्राइड्स। Nitrates. अच्छा, जो आइड वर्ड होता है, ये आइड वर्ड कहाँ से बनता है? बनने की बात पूछ रहा हूँ मैं, आइड वर्ड बनता कैसे? चलो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। दैट आइड वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, कोई भी स्पीसीज होती है अगर वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ी रहती है तो वो कंपाउंड आपका आइड वर्ड में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन क्लोराइड।
हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड बोलते हैं। H2S है, क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन सल्फाइड, HCN है। साइनाइड, PH3 है, क्या नाम? फॉस्फीन। फॉस्फाइड। फॉस्फीन गैस है बट एक्चुअल में इसका फॉस्फाइड नाम है। N3H है, नाम नहीं पता? नाइट्राइड, किसका नाम नहीं पता बोलो? अमोनिया का नाम पता है? नाइट्राइड। इसका नाम अजाइड, एजाइड। फॉस्फाइड, साइनाइड, सल्फाइड। याद रहेगा, कोई भी स्पीसीज हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हो आइड बन जाएगा। या हाइड्राइड से थोड़ा सोच लिया करो, हाइड्राइड वाले वर्ड से। ओके, क्लियर है नाउ आपका? नाइट्रोजन खत्म, अभी रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन पे चलते हैं। दैट इज तीनों को खत्म करना है आज, थोड़ा सा लेट हो सकता है। नंबर 1, हेवर प्रोसेस नाम सुना? हेवर प्रोसेस नाम सुना या नहीं? यस। यस क्या होता है? N2 प्लस H2 3H2 इज इक्वल टू क्या बनता है? 2NH3। कुछ इस रिएक्शन में टेम्परेचर होता है क्या? हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर भी आपका हाई होता है। और कुछ होता है क्या इसमें? Fe और MO होता है। Fe आपका कैटालिस्ट, दिस इज प्रमोटर। कैटलिस्ट प्रमोटर, आई होप आपको आइडिया होगा। ओके, देन यहाँ पर अमोनिया गैस बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है N2 प्लस O2 NO गैस, नो गैस। ओके, एंड द नेम ऑफ दिस NO, इसका नाम क्या होगा बेटा? नाइट्रो मोनोऑक्साइड, नाइट्रोसिल ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रोसिल ऑक्साइड, ऑक्साइड हाँ गैस तो होता ही है। नाइट्रोसिल ऑक्साइड है आपका, ये पैरामैग्नेटिक हुआ या डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेट, पैरामैग्नेट वेरी गुड। एंड इसका जो नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल तो ये चीजें दिमाग में आ जाना चाहिए, जब भी हम NO की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाना चाहिए। ओके, अच्छा, जो अमोनिया गैस निकलती है इसको कैसे पता करते हैं हम लोग? यहाँ पर अमोनिया गैस निकल रही है, इसका एक टेस्ट होता है जो हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, अभी से भी समझ लो। टेस्ट होता है इसका। टेस्ट में क्या होता है? ये टेस्ट है। ओके, इसमें आपका CuSO4 से रिएक्शन कराते हैं। CuSO4, इसका कलर क्या होता है? ब्लू, ब्लू और लाइट ब्लू करते हैं। ओके, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड बनेगा आपका Cu। कोई बताएगा कंपाउंड का नेम? NH3 होल 4 कॉम्प्लेक्स बनता है एंड +2 चार्ज। इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर। ये आपका अमोनिया का टेस्ट है बेटा, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट।
उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका हाइब्रिडाइजेशन। निकाल पाओगे कोई हाइब्रिडाइजेशन? अभी के लिए लिख लो, मैं बताता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है DsP2। ओके, DsP2 ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपने sp2d पढ़ा होगा ना? डी नहीं पढ़ा होगा? डी पढ़ा क्या? No, sir. हाँ, तो डी वही सेम sp3d टाइप होता है। sp2d वाला का ही टाइप होता है, बट क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं, लाइगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स और वीक फील्ड लाइगेंड्स होते हैं। अगर स्ट्रांग होता है तो जो डी वाला पार्ट होता है वो आगे आ जाता है, अगर वीक होता है तो आपका पीछे ही चलता रहता है। स्ट्रांग वाले केस में वो डी आगे आ जाता है। अगर D2 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, D3 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्ट्रांग फील्ड अगेंस्ट है तब आगे आता है, वो लोग हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी के लिए नोट कर लो इसको। D2 हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ओके, अमोनिया का नेचर कैसा होता है? बेसिक गैस है। कभी भी बेसिक गैस की बात आए, अमोनिया आंख बंद करके लिख दिया करो, सही हो जाए। ओके, सो अमोनिया की रिएक्शन कंप्लीट नहीं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज, सॉरी अमोनिया नहीं, नाइट्रोजन की रिएक्शन। सेकंड वन इज NH3। NH3 पेंजेंट ऑर्डर होता है। अच्छा, नाइट्रोजन का यूज कहाँ पर होता है? यूज लिख लोगे ना इसका, यूजेस, नाइट्रोजन के यूजेस मैं लिखा नहीं fertilizer रहा हूँ। क्रायो सर्जरी जानते हो बेटा? क्रायो सर्जरी, who will know the cryosurgery? Cryosurgery स्पेलिंग लिख लेना यहाँ पर, यूज्ड इन cryosurgery, यूज्ड इन CRYO, सर्जरी की स्पेलिंग SURGERY। वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है वो ना? हाँ, क्रायोसर्जरी मीन्स होता है बहुत ही लो, सर्जरी मीन्स लो टेम्परेचर पर जो सर्जरी होती है वो क्रायोसर्जरी होता है। आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है? किसी ने टर्मिनेटर मूवी देखी है? टर्मिनेटर yes sir. लास्ट में जब वो ट्रक लेके आता है, नाइट्रोजन डालता है, लिक्विड नाइट्रोजन डालता है बहुत ही डीप टेम्परेचर पर उसको फ्रीज करने के लिए। मींस किसी भी चीज को फ्रीज करना हो एट वेरी लो टेम्परेचर पर, तो नाइट्रोजन गैस उसके ऊपर डाल दो, वो जम जाता है। नहीं देखा तो एक ट्रेलर देख लेना, 2 मिनट का होगा, क्रायो सर्जरी वाला, उसमें आपको पता लग जाएगा। ट्रक में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, एक बंदे को जमाना रहता है तो उसके ऊपर पूरा नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, तो वो पूरा जम जाता है उसके अंदर। मतलब जैसे हमने किसी के ऊपर क्या डाल दिया हो, बहुत सारा हमने, जैसे मेटल को पिघला करके उसके ऊपर डाल दिया हो, मेटल को गर्म करके लिक्विड फॉर्म में करके उसके ऊपर डाल दिया हो, इस तरीके से हो जाता N2 गैस। ओके, एट वेरी लो टेम्परेचर। देख लेना थोड़ा सा टर्मिनेटर में, नहीं तो क्रायो सर्जरी सर्च कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, सो NH3 आपका पंजेंट ऑर्डर होता है इसका। NH3 के केस में अगर, हाँ, इसके बारे में भी आप लिख लेना, यूज्ड इन फर्टिलाइजर, बहुत अच्छा यूज होता है इसका फर्टिलाइजर में। ओके, अमोनिया गैस कैसे बनाते हैं? फर्स्ट वन आपका इसका प्रोसेस क्या है, Paper जो आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? हेवर प्रोसेस ऊपर हो चुका है ना, ये वाला हेवर प्रोसेस है। ओके, देन बिफोर गोइंग टू द मेथड, थोड़ा सा हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। अमोनिया इस तरीके से लोन पेयर होते हैं इसके। ओके, ये फिगर बन जाएगा। ओके, देन द सेकंड वन प्रिपरेशन यहाँ पर लिख, फर्स्ट ये तो आपका है ही प्रिपरेशन पार्ट, हम लोग अदर प्रिपरेशन से लिखते हैं। नंबर 1 बी पार्ट है आपका NH2CNH2। टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
यूरिया यूरिया। गुड। इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, NH4 होल ट्वाइस CO3 एंड इसको हीट करते हैं, आपकी अमोनिया गैस बन जाएगी, प्लस H2O बनता है, प्लस CO2 गैस बनती है। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको तो मैं बॉक्स ही बना दूं। क्यों है इम्पोर्टेंट, कोई बता पाएगा मुझे? नहीं पता, मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखो। अमोनिया गैस का नेचर कैसा होता है बेटा? बेसिक। बेसिक H2O कैसा होता है? एसिडिक एंड ये आपका एसिडिक। तो एक कंपाउंड है NH4 होल ट्वाइस CO3, इसको हीट करने पर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों टाइप के कंपाउंड देता है एक ही रिएक्शन में, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा जेई में, मतलब बहुत बार आ चुका है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए आना चाहिए, आ चुका है ऑलरेडी बहुत टाइम्स पहले। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो यहाँ पर एसिडिक बेसिक गैस, ये यहाँ से ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक नहीं रहेगा याद तो भी चलेगा, बट ये वाला तो एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट वन सी पार्ट, NH4Cl को अगर हीट करते हैं आपका कंपाउंड बनेगा NH3 प्लस HCl। थर्ड वन है NH4OH, इसको हीट करेंगे NH3 गैस प्लस H2O गैस। यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको? ओके, अभी इसके बारे में, अमोनिया के बारे में थोड़ा सा देख लो। ये आपका बेसिक होता है एंड ऑल्सो यूज एज अ लाइगैंड। लाइगैंड समझते हो? अभी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाला है, दो चीज होती हैं, इसको बाद में करना, पहले मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड्स SFL। अमोनिया किसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है? कौन से ऐसे कंपाउंड है? तो आपने कॉपर तो लिख लिया ऑलरेडी। ओके, कॉपर हो गया, CD हो गया, कैडमियम, Fe हो गया एंड कोबाल्ट हो गया। कुक्कड़ फेंको, कुक्कड़ फेंको, याद करने का तरीका है। ओके, एंड वीक फील्ड लिगेंड्स में कौन सा काम करता है? वीक, कमजोर वाला। वीक फील्ड लिगेंड किसके लिए काम करता है? दैट इज क्रोमियम एंड निकल। एक चीज याद रखना, जो Fe है ना बेटा, ये आई थिंक OP टंडन में वीक फील्ड लिगेंड में दिया गया है, यहाँ पर वो गलत दिया गया है। ओके, वो उसको ध्यान देना, जब आगे चैप्टर में पढ़ोगे तब। इस चैप्टर में शायद मिले ना आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स हो गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं स्ट्रॉन्ग और वीक की थोड़ी सी आइडिया देता हूँ आपको। आपको जो कंपाउंड बना था लाइक Cu, आप बोलोगे सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमको तो समझ नहीं आ रहा स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड क्या होता है। ये कंपाउंड बना था ना अभी ऊपर, जिसका डीप ब्लू कलर था। इस चैप्टर से रिलेशन नहीं है इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फिर से पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कॉपर का कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर कितना है? 2 +2 है ना। एंड कॉपर का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है, क्या बनता है बोलो? लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D9 या 3D10? 3D10 4s1
ये बनता है ना, राइट। 3D10 4s1 बनता है। ओके, अगर मैं 4p की बात करूं तो 4p आपका 0 है, एंड 4d की बात करूं तो 4d भी आपका 0 है, एंड 4f भी आपका 0 है। तो उतना नहीं जाना, अपन को यहीं तक रुक जाना है। क्लियर है ना? अभी देखो, इसने आपके इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। ये तो आपका एक्चुअल कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर कॉपर का +2 वाला देखूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बनेगा? 3D9 4s0, यही बनेगा ना? यही बनेगा ना? बोलो। Yes, sir. का सोच लो अभी। Yes, sir. गुड। आपका 3D9 एंड 4s0 बन जाता है। ओके, नाउ इस केस में अगर मैं डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, अब ध्यान से देखना बेटा, डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 आ जाएगा, एंड एस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, एस का तो यही रहेगा, एंड जो पी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम लोग 1 2 3। क्लियर है? यहाँ पर जब आपने देखा तो ये जो आपके डी ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक कंप्लीट होगा इसका। एक इलेक्ट्रॉन्स खाली है। ओके, तो फिर इसके बाद आपके 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 0 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर आता है आपका अमोनिया। जब अमोनिया आता है तो अमोनिया की लोन पेयर ये किसको दे रहा है? कॉपर को दे रहा होता है। इसका मतलब ये होता है, Yes. इसका फिगर इस तरीके से बनेगा, कॉपर को लोन पेयर दे रहा है, इतने चारों तरफ आपका अमोनिया लगा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये रहता है अमोनिया लगा हुआ, तो अमोनिया को ये अपना लोन पेयर दे रहा है। जब लोन पेयर देगा तो देखो, लोन पेयर देने के लिए एक तो आपका इसमें जाएगा एक इलेक्ट्रॉन से इसका, फिर आपका इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर आपका इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर आपका इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो आपका एक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडेशन में, फिर आपका एस पार्टिसिपेट कर रहा है, और पी के आपके 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ गए? इसलिए इसका डी एसपीटी होता है। अगर अमोनिया की जगह कोई आपका वीक फील्ड लिगेंड वाला कंपाउंड होता, या कॉपर की जगह चेंज हो सकता था, कॉपर की जगह आप क्रोमियम लिखते या निकेल लिखते, तब अमोनिया इसमें कुछ फर्क नहीं करता, सिर्फ इसमें फर्क होता और इसमें फर्क होता, और आगे आने वाले डी में, जिसको मैं 4D बोल रहा हूँ, 4D में आपका काम होता है। तो अभी क्या होता है, ये इस 3D वाले ऑर्बिटल में काम करता है, डी इसमें नहीं, 4D वाले में नहीं करता। अगर वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर नहीं आते। इसको हम लोग डिटेल्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, आइडिया लग गया ना थोड़ा सा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले डी ऑर्बिटल में होते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड में आपके बाहर वाले डी ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इतना याद रख लो। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, क्या था? ओके, वीक फील्ड लिगेंड हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, गुड। नेक्स्ट अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो बहुत सारी अमोनिया के रिएक्शन और भी हैं जो आपको याद करना चाहिए। अगर आप, मेरे ख्याल से आप उसमें जाओगे, पीडीएफ में जाओगे, तो पीडीएफ में आपके सामने बहुत सारे रिएक्शंस होंगे। लाइक नाइट्राइड के साथ रिएक्शन, नाइट्राइड बना सकते हैं, नाइट्राइड से आप अमोनिया बना सकते हैं। कोई सा भी आइड हो, आइड वर्ड से आप रिस्पेक्टिव गैस बनाते बनाते थे। तो यहाँ पर नाइट्राइड, लाइक एल्यूमिनियम नाइट्राइड होगा, तो यहाँ से NH3 गैस बना सकते थे वाटर की रिएक्शन करके। तो एक ये टाइप की रिएक्शन होगा। और आपका, अगर आपने एक रिएक्शन और पढ़ा होगा, चलो मैं इसको लिख देता हूँ एफ पार्ट में। एफ पार्ट में आपका इस तरीके से लिखो, NaNO3 प्लस, बैलेंस करते जाता हूँ मैं, 7NaOH प्लस 4 Zn के साथ रिएक्शन करेंगे, आपका कंपाउंड बनेगा Na2 ZnO2 प्लस अमोनिया गैस एंड प्लस वाटर।
वाटर करेंगे तो आपका 2 आएगा, एंड अमोनिया तो आपका 1 ही है, एंड यहाँ पर ये आपका 4 आ जाएगा, 4 8 हो जाएगा। एक ये कंपाउंड बना। अगर यहाँ से एक एक ऑक्सीजन कम कर लेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल लेट से NaNO2 कम हो गया, प्लस यहाँ पर आपका NaOH ही रहेगा एंड Zn रहेगा, तब भी आपका सेम कंपाउंड बनता है Na2 ZnO2 प्लस अमोनिया प्लस H2। यहाँ पर बैलेंस करोगे तो ये आपका 3 आएगा, ये आपका 5 आएगा, एंड दिस इज 3 3 3 6 आएगा, एंड अमोनिया अमोनिया बैलेंस। ओके, एंड सेम रिएक्शन आप किसके लिए लिख सकते हो, एल्यूमिनियम के लिए लिख सकते हो। तो आपका नाइट्राइड आ जाएगा Na नाइट्रेट NO3 प्लस NaOH प्लस एल्यूमिनियम, मेन कंपाउंड आपका NaAlO2 प्लस अमोनिया, वाटर नहीं बनेगा, इसमें वाटर आपका आगे रहता है इस साइड में, एंड सेम आपका NaNO2 होता है NaOH प्लस एल्यूमिनियम, कहने का मतलब ये है, ये वाला कोई सा भी कंपाउंड हो, लाइक चाहे NaNO3 हो या NaNO2 हो या NaNO3 हो NaNO2 हो, जिंक और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके आपका अमोनिया गैस बना देगा। क्लियर है, समझ गए। फिर आपका आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, आपका एक प्रोसेस है जिसको आप लोग लिख लो। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपका एक हैवर प्रोसेस हो जाता है, फिर आपका आता है एक साइनामाइड प्रोसेस, जो आपका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, FG। ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, कहाँ पर कंप्लीट हुआ मुझे बताना आप लोग। CaC2, the name of this compound, calcium carbide, when reacted with nitrogen at very high temperature 1273 Kelvin, compound formed CaCN2 plus C, ये compound form होता है, right? Now tell me the name of this compound. नाइट्रोलियम। एस ब्लॉक में देखो, लास्ट में जब कैल्शियम खत्म हो रहा होगा तो कैल्शियम के कंपाउंड में, ये मैंने बताया था, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके CaCN2 होता है। फिर ये CaCN2, ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इस कंपाउंड को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ CaCN2 आपका कंपाउंड है, जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मैंने वहां पर इस तरीके से एरो बना के ऊपर लिखा था, मुझे याद है, ओके। यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस अमोनिया गैस बनेगी। अभी आप समझ गए कि इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आपको अमोनिया मिल जाती है, इसलिए ये फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग नाइट्रोलियम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। ओके, जो यहाँ पर साइनामाइड लिखा है, ये साइनामाइड हो गया। तो यहाँ पर अमोनिया की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। ओके, एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं थर्ड वन, दैट इज HNO3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एक्वा फोर्टिस। आई थिंक याद होगा एक्वा फोर्टिस क्या होता है। एक थोड़ा सा टेल मी, एक्वा फोर्टिस अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या ये स्ट्रक्चर सही है?
HNO3 सारे बैलेंस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर सही है? No, sir. क्यों? Yes, sir. Nitrogen can't make 5 bonds. यस, तो ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव आएगा एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट? अभी सही है? Yes. ओके। Yes, sir. कांट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। खास बात क्या है यहाँ पर? खास बात ये है बट इट शोज 5 ऑक्सीडेशन नंबर, बट कैन शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों होता बेटा? रीजन? नो वैकेंट और Valence वाइटल। electron provide. क्लियर है? चलो, अच्छा फर्स्ट वन एक इम्पोर्टेंट चीज है आपका, क्या है उसको ध्यान से सुनना। कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट HCl, इसको क्या बोलते हैं बेटा? 1:3। क्या बोलते हैं? टेल मी। कोई नहीं बता पाएगा। Oh, gold melt करने. एक्वा Regia. Aquaregia. रेजिया। जब एक्वारेजिया होता क्या एक्चुअली में? एक्वारेजिया ये दोनों कंपाउंड मिल करके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड NOCl। ओके, NOCl फॉर्म होता है प्लस आपका एक नेसेंट क्लोरीन होता है। NOCl आपका क्या कंपाउंड होता है? हु विल टेल मी NOCl? NOCl के बारे में पढ़ा आपने? आई थिंक अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, बिकॉज ये आपका बेंजीन की जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तब आपका NOCl आएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल जानते हो क्या होता है? Electron deficient. इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो देखो इस रिएक्शन में बेसिकली Cl आपका नेगेटिव होता है एंड NO आपका पॉजिटिव पार्ट होता है। ओके, जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका HOCl। HOCl में आपका Cl होता है पॉजिटिव पार्ट और ये HO होता है नेगेटिव पार्ट, ये याद रखना। कभी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है इनका NOCl और HOCl का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको लिख देना है यहाँ पर NO का ऑक्सीडेशन नंबर 1, यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर HO का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1। इसका ज्यादा आता है एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ओके, नहीं नहीं क्लोरीन होगा, क्लोरीन ही होगा। ओके, इस कंपाउंड के बारे में एक लाइन और लिखो। आई थिंक वापस जब आप रिटर्न करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे कुछ एक चैप्टर होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, दैट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and that is used in nitrosation, very important reaction, used in नाइट्रोसेशन रिएक्शन। नाइट्रोसेशन रिएक्शन में यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप, ओके? दोनों चीजें ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में टिक लगा लेना अपनी कॉपी। ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन। HNO3 का प्रिपरेशन कैसे होता है? प्रिपरेशन पार्ट में नंबर 1 आएगा आपका लैब मेथड। लैब मेथड में आपका NaNO3 when reacted with H2SO4
एट ग्रेट सॉरी पहले लेस देन करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, आपका कंपाउंड बनेगा NaHSO4 प्लस HNO3। अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा हीट कर देते हैं हम लोग ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, तब जो बचा हुआ हाइड्रोजन होता है ना वो भी निकल जाता है, तो Na2SO4 बन जाएगा कंपाउंड, बाकी HNO3 तो बनेगा ही बनेगा। समझ में आया चीज? ओके, नाउ एक और चीज यहाँ पर रखो, HNO3 को अगर आप खाली रख देते हो, लॉन्ग स्टैंडिंग, कुछ नहीं करना आपको, रख दिया ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर सनलाइट में रख देते हो, तो आपका NO2 गैस बन करके उड़ जाता है और जिसका येलो कलर होता है, राइट? NO2 गैस लॉन्ग स्टैंडिंग में आपका HNO3 NO2 गैस बन के बाहर निकले। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3, that is called post-Boyle process. Post-Boyle process. इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये बोर्ड पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, पोस्ट बॉल प्रोसेस में क्या होता है, सॉरी मैंने क्या लिखा, पोस्ट बॉल प्रोसेस। ओके, इन पोस्ट बॉल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने होता है अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन करते हैं हम लोग O2 के साथ, एंड देन कंपाउंड बनता है आपका NO गैस प्लस आपका H2O, and that compound in presence of PT and RH, RH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ओके, एंड अभी तो हमको बनाना था HNO3, बट यहाँ तो बना NO। फर्दर NO का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, फर्दर NO का रिएक्शन करेंगे हम लोग। NO का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, NO2 गैस बना। ओके, एंड NO2 गैस के बारे में आप लोग जानते हो, दैट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड, एंड दैट मिक्स एनहाइड्राइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, आपका HNO3 बनेगा प्लस आपका NO गैस बन जाएगा। तो आप समझो रिएक्शन क्या हो रहा है, NO गैस बन गई, ये NO गैस आपका फिर से यहाँ पर जाएगा, जो NO गैस बना इधर पे नहीं जाएगा, NO गैस जाएगा इसमें, NO2 बन जाएगा। ओके, और NO2 गैस आकर के यहाँ पर जाएगा। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस से आपका इसमें चला गया NO गैस में, और आपका अल्टीमेटली आपका क्या बन गया, ये रिएक्शन बना, समझ गए, HNO3 बन गया। तो NO गैस आपका बनेगा, NO से आप फिर से आप रिपीट करते रहो ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, तो आपका रिएक्शन आ जाएगा। क्लियर है ना? नाउ इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पर ये है, ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, रिवर्सिबल मोड में होती रहती है। NO बनता रहता है और NO2 बनता रहता है, NO बनता रहता है। ओके, बिकॉज ये मिक्स एनहाइड्राइड है। क्लियर है, समझ में आया? नाउ इम्पोर्टेंट चीज और याद करो, इस रिएक्शन में HO2 यहाँ पर कंप्लीट खत्म हो जाता है। अगर सोचो थोड़ा बहुत भी H2 बच जाता है, तो H2 आपका इसके साथ रिएक्शन करके रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है। तो इस रिएक्शन में HO2 कंप्लीट यूज होना चाहिए, कुछ भी H2O नहीं बचना चाहिए इसके साथ रिएक्शन करके, सारा का सारा H2O कंज्यूम होना चाहिए और HNO3 बनना चाहिए। अगर कोई सा भी H2O बनता है, बच जाता है थोड़ा सा वाटर, तो ये रिएक्शन रिवर्स होने लगती है। ये चीज याद रखना। ओके, पूछ लिया जा सकता है। नाउ
आज तक कभी तक इस रिएक्शन का ये कंपाउंड नहीं पूछा गया कि ये कंपाउंड क्यों होता है। याद रखना बेटा, अगर RH नहीं होगा, अगर RH आपका रोडियम नहीं होता है, इफ RH इज नॉट मेंशन इन द रिएक्शन, रिएक्शन विल नॉट हैपन। आप रिएक्शन लिख लेना यहाँ पर, RH रोडियम, रो राइट, रिएक्शन ही नहीं होगा अगर RH मेंशन ना हो। तो RH के ऊपर अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट आई थिंक लग रहा है कि ये RH वाला क्वेश्चन आ सकता है। ओके, RH याद रखना। अच्छा, RH रोडियम से याद आया, RH आपने कहीं पर देखा है रोडियम? यहाँ पर एक नोट लिख लेना, RH आपका यूज होता है, RH जो आपका कंपाउंड है दैट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन। आपने एल्कीन में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ाया सर ने तो हो सकता है बाद में बताएं। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में होता है। RH यूज नहीं होता बेटा, RH का कंपाउंड यूज होता है। द कंपाउंड नेम इज दैट इज RH PH3 होल थ्राइस Cl, ये कंपाउंड यूज होता है आपका हाइड्रोजनेशन में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बेटा, इसको पढ़ लेना। ओके, सर बताएंगे, ओके डोंट वरी। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। नाउ इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और टेबल आती है आपकी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आपका रिएक्शन ऑफ HNO3। अच्छा, इसका नाम क्या है? RH PH3 होल थ्राइस Cl। PH3 क्या है आपका? फेनिल ग्रुप लगा हुआ है। RH आपका रोडियम है, इसका होल थ्राइस Cl है। थोड़ा सा नाम बनाओ इसका, क्या है? नॉर्मल नाम आप बनाओ, IUPAC नहीं बनाना है, नॉर्मल नाम लिख लेना बेटा, मिल जाएगा कहीं पर, देख लिया। नहीं मिलता तो मुझे बताओ बात में। ओके हर्षदा, Yes, रिएक्शन ऑफ sir. HNO3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ओके, फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं। वेरी डाइल्यूट, अगर वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम देखें तो लेस देन 1% होना चाहिए। इस केस में जो रिएक्शन करने वाले एलिमेंट हैं, पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। इस केस में जो रिएक्शन करने वाले एलिमेंट हैं दैट इज ओनली Mn और Mg। याद करो, हाइड्रोजन चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में नोट बना के लिखा था, वेरी डाइल्यूट अगर HNO3 होता है आपका, तब उस केस में रिएक्शन विद, यहाँ पर मेटल्स लिख देना बेटा। मेटल्स के साथ रिएक्शन है ये। Mn और Mg रिएक्शन करके H2 गैस बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं विथ वेरी डाइल्यूट HNO3। ये होना ही चाहिए कंडीशन, अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट लेते हो, दैट मीन्स रेस्ट मेटल्स जो हो जाएंगे आप, या किसी और मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो रेस्ट आर एवॉल्व, EVOLVE एवॉल्व
H2O as HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अगर जिंक लेते हैं कंपाउंड तो जिंक के साथ आपका रिएक्शन होता है आपका इस तरीके से NH4NO3 कंपाउंड बनता है। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड वन दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट। डाइल्यूट में वेट बाय वॉल्यूम लेस देन 20% होना चाहिए। इस केस में बेटा काफी इंपॉर्टेंट इस केस का भी पार्ट है, दैट इज इस केस में आपके 3 केस है। नंबर 1, नंबर 1 में है आपका Ag Hg Cu Pv, ये आपका फर्स्ट में आता है। सेकंड में है आपका Fe Zn। ये V, ये वाला भी सतेज Yes. कंसंट्रेशन नहीं पढ़ा, मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा, वॉल्यूम नहीं होता, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम है वो, कुछ नहीं। ओके, देन फर्स्ट केस में क्या होता है बेटा? फर्स्ट केस में देखो, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। फर्स्ट केस में होता है आपका NO गैस इवॉल्व होगी प्लस मेटल नाइट्रेट बनेगा प्लस आपका जो भी कंपाउंड वाटर वाटर बनता है तो वाटर भी आप लिख सकते हैं, प्लस जो भी एक्स्ट्रा कंपाउंड बनता है। इम्पोर्टेंट चीज आपका सिर्फ NO है, इसको ही ध्यान देना है बस, ये है आपका इम्पोर्टेंट चीज। इस केस में आपका NO बन गया। देन व्हाट अबाउट द FN और जिंक? फजान हंसाता है लिखाया था मैंने HNO3 के साथ रिएक्शन करके, तो क्या बनेगा यहाँ पर? N2O गैस बनेगा प्लस मेटल नाइट्रेट और प्लस अगर कोई और कंपाउंड है तो वो बन जाएगा। क्लियर है? एंड द लास्ट वन दैट इज SN। SN की सबसे अलग प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज NH4NO3 जैसा बनता है प्लस आपका मेटल नाइट्रेट, अगर कुछ और है तो वो भी बनेगा। ये आपका केस होता है। एंड द थर्ड वन आता है कंसंट्रेट में। कंसंट्रेट की अगर बात करें हम लोग तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कंसंट्रेट फॉर्म में, वेट बाय वॉल्यूम ग्रेटर देन 20% लिख सकते हैं, मतलब कितना भी कंसंट्रेट हो। उस केस में अगर मेटल आ जाती है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी मेटल्स, आपकी कोई सी भी मेटल आ जाती है यहाँ पर, फर्स्ट वन में आपका Ag Hg Cu Pv, आपका गैस निकलने वाला है NO2 गैस प्लस मेटल नाइट्रेट प्लस कोई चीज और है तो वो बनेगा। एंड सेकंड वन होता है फैजान, अभी नहीं हंसाएगा, अभी आपका NO2 गैस निकालेगा, बिकॉज आपने क्या लिया? कंसंट्रेट ले लिया। ओके, एंड द थर्ड वन इज SN। SN आपका यहाँ पर कंपाउंड बनता है H2SNO3, मेटास्टेनिक एसिड बनेगा प्लस ये कंपाउंड बनता है। समझ गए बेटा ऑल ऑफ यू? याद रहेगा? क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन आता है HNO3 के साथ कंसंट्रेट वेरी लिटिल डाइल्यूट और डाइल्यूट आएगा। अगर वेरी वर्ड लगा हुआ या लिटिल वर्ड लगा हुआ तब आपको ये रिएक्शन फॉलो करना। सिंपल डाइल्यूट लिखा तो आपको ये रिएक्शन फॉलो करना, कंसंट्रेट लिखा तो ये रिएक्शन फॉलो करना। और जो मेरा फीलिंग बोलता है, जो आज तक रिएक्शन आने का ट्रेंड्स है, जो मैं ट्रेंड्स बोल रहा हूँ आपका,
जितना वेरी लगाऊं उतना कम है, तो यू कैन गेट द ग्रेविटी कितना इंपॉर्टेंट, ये वाले पार्ट से रिएक्शन आती है, समझ गए। मिडिल वाले पार्ट से रिएक्शन आती है अगर आपका Ag है, Hg है, Pb है, Cu है, इनमें से कोई सी भी मेटल रिएक्शन करती है डाइल्यूट HNO3 से, तब आपका NO गैस बनाना है आपको, क्लियर है। अगर Fe और Zn आता है तो आपको NO2 गैस बनाना है, एंड Sn के साथ रिएक्शन होगा तो NH4NO3 बनाना है। अगर Sn आपका कंसंट्रेट HNO3 के साथ है तब आपका मेटास्टेनिक एसिड बनाना है। इसका नाम क्या है? मेटास्टेनिक एसिड, राइट। मेटास्टेनिक एसिड, समझ में आया ऑल ऑफ यू? Yes. आप कर पाओगे या नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे हम बोले हैं कि ऑन हीटिंग विथ डाइल्यूट HNO3 कॉपर गिव्स कॉपर नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड, समझ गए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको लिखना है कि कॉपर किस तरीके से रिएक्शन करता है HNO3 के साथ, तो कॉपर क्या देता है आपका? कॉपर नाइट्रेट देगा और नाइट्रिक ऑक्साइड देगा, मींस NO देगा आपका। NO या NO2? कॉपर No. NO देगा या NO2 देगा? दोनों देता है। कंसंट्रेट के साथ NO2 देगा, NO. कंसंट्रेट के साथ NO देगा, और नॉर्मल के साथ NO देगा, और यहाँ पर NO2 देगा, ये जो लिखा हुआ है। सिर्फ आपको यही कंपाउंड याद रखना जो मैंने फर्स्ट वन लिखाया, बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी का एग्जाम में क्वेश्चन आता भी नहीं है, समझ गए ना ऑल ऑफ यू? शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, देन द रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ नॉन मेटल्स, जितना इंपॉर्टेंट मेटल के साथ है उतना ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ HNO3 with non-metal। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप अपनी क्या अपलोड करते हो? पिक्स, तो आप यहाँ पर लिखना PICS, सिर्फ यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। P मीन्स फास्फोरस, I मीन्स आयोडीन, C मीन्स कार्बन, S मीन्स सल्फर। सिर्फ यही 4 रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में है, और इन्हीं 4 रिएक्शन में से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, समझ गए। ये आपका P4 हो गया, दिस इज I2, दिस इज कार्बन एंड दिस इज एसिड। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नाउ रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ, कंपाउंड क्या बनेगा? कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, कंपाउंड NO2 प्लस H3PO4। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। कैसा बिहेव किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Yes. HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जितना ऑक्सीजन होता है सारा ऑक्सीजन निकाल देगा। I2 के साथ रिएक्शन, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा। I2 के साथ HNO3, कंपाउंड फॉर्म होगा आपका NO2 HI प्लस HIO3 और 4, 3. 4 फॉर्म हो क्या? 3. 4 फॉर्म हो सकता है, 4 HIO4 फॉर्म हो सकता है कि नहीं? No. अभी बताता हूँ क्यों फॉर्म नहीं होगा। एक सेकंड, पहले ये रिएक्शन कंप्लीट कर लूं। NO2 फॉर्म होगा एंड प्लस CO2 प्लस H2O। अभी ये रिएक्शन भी आपको इम्पोर्टेंट दिख रहा होगा, ये सारी गैसेस दिख रही हैं आपको। देन आपका आ जाएगा प्लस ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन HNO3, क्या कंपाउंड है? NO2 प्लस Yes.
H2SO4 प्लस H2O। क्लियर है? इम्पोर्टेंट के लिए मैं टिक लगा देता हूँ, टिक मार्क कर देता हूँ। कौन से कलर से मार्क करूँ? रेड कलर से करता हूँ। These two are very very important. ओके, क्यों मैं बताता हूँ, पहले आप ध्यान से सुनो। इस रिएक्शन में आपका वाटर भी बन जाएगा बाई प्रोडक्ट, तो वो ध्यान रखना। मैंने लिखा नहीं है, इंटेंशनली नहीं लिखता हूँ, कभी कभी याद भी नहीं रहता है कि इस रिएक्शन से वाटर बनता है। बैलेंस नहीं होता है तो टेंशन मत लिया करो, एक बार देख लिया करो कि प्रोडक्ट और क्या क्या बनता है। वाटर भी बनेगा बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन में। ओके, बैलेंस करोगे तो आपको आ जाएगा। ओके, मैंने विदाउट बैलेंस लिखा हुआ है। सो ये तो कंप्लीट हुआ। नाउ बात करते हैं यहाँ पर HiO3 क्यों बना, HiO4 क्यों नहीं बना। बेटा HiO4 इसलिए नहीं बना बिकॉज HiO4 HNO3 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बैकवर्ड जाने लगेगी, फिर आपका HNO3 बनने लगेगा, आपका रिएक्शन पूरा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। ओके, तो आपका क्या बनता है, HiO3 बनता है। और द नेम ऑफ HiO3 iodide. आयोडिक एसिड। HiO4 नहीं बनने वाला, ये चीज याद रखना। ओके, एंड इन दिस रिएक्शन ये वाला कार्बन वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज NO2 का नेचर कैसा होता है, Basic. बेसिक। बेसिक तो किसी भी ऑक्साइड का नहीं होने वाला यार। Acidic. नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, मुझे बताओ। किसी का होता है क्या बेसिक नेचर? No. ये एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा, एंड ये न्यूट्रल होगा। तो इसकी वजह से ये वाला भी रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए पॉइंट? क्लियर है? तो इसके लिए आप रिएक्शन लिख सकते हो यहाँ पर कि HiO4 HiO4 stronger than HNO3। ओके, तो उस पॉइंट से रिलेट करना जो ऊपर लिखा हुआ है। HiO4 नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता, बिकॉज HiO4 ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपेयर टू HNO3। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अभी मुझे बताओ नाइट्रोजन के कोई एसिड होते हैं क्या? HNO4 एसिड होगा। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड पर नाइट्रिक एसिड। अगर इसका मुझे फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना होगा तो H ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये आपका फिगर बनेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर परऑक्सी बॉन्ड है, तो आपका पर वर्ड लगा हुआ है। ओके, नाउ दिस एसिड इज इम्पोर्टेंट। नाउ सेकेंड वन, अगर मैं इस एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल दूं, रिमूव कर लूं एक ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, -O। सेकेंड वन इज HNO3. HNO3, जिसके बारे में आप पूरा हिस्ट्री जान गए हो कि वो कितना खतरनाक एसिड है, HNO3 एसिड। अगर नेक्स्ट आपके -O मैंने फिर निकाल दिया, तब आपका कंपाउंड क्या बनेगा, HNO2। थर्ड कंपाउंड HNO2 बनेगा। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड Ni नाइट्रस एसिड। ओके, नाइट्रस एसिड ही बनेगा ना? क्लियर है? नाइट्रस एसिड ही बनेगा इन दिस रिएक्शन। और ये वाला नाइट्रस एसिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पहले तो ये देखो, जो नाइट्रस एसिड का फिगर होता है वो इस तरीके से होता है, द HON डबल बॉन्ड O।
HNO2, ये आपका एक हाइड्रोजन भी दे सकता है और यहाँ पर OH भी दे सकता है, तो ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। समझ में आया सबको? एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? इस HNO2 के ऊपर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन आती है जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। आपने पढ़ा तो नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको नॉलेज हो इसके बारे में। अगर नहीं है नॉलेज तो कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन आता है एक रिएक्शन दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक का बेस आप लोग ग्रेविटी समझ सकते हो कि ऑर्गेनिक में कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अ कंपाउंड A that is treated as a strong base when reacted with HNO2 that gives a compound B. Okay, B exists at a very low temperature. B आपका at very low temperature पर exist करता है and further reaction करता है BF3 से, the compound आपका C form होगा। ये exist as a low temperature। सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ बेटा, नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। नाइट्रोजन वाले स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम कहाँ से कहाँ तक जाता है? -3 से +5 तक जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट 8 वाले भी कंपाउंड होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 8 भी पॉसिबल होता है। तो ये वाला एसिड काफी बहुत कम एडजस्ट करता है, मतलब मैंने बताया एडजस्ट करता है, ऐसा नहीं एडजस्ट नहीं करता, बट बहुत कम एडजस्ट करता है। ओके, सो दैट इज, हम इसकी बात करें, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एट एडजस्ट वेरी लो टेम्परेचर, आपका कंपाउंड सी बनेगा। कोई बताएगा इसको क्या बनेगा ये कंपाउंड? ये आपके लिए होमवर्क तो नहीं है, मैं अभी बता दे दूंगा। होमवर्क भी आप लोग देख लेना, इसको रिसर्च करना। आपका कंपाउंड होता है एनिलीन। एनिलीन नाम सुना? अ कंपाउंड कॉल्ड एनिलीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है ये। ओके, जेई में रिपीटेड है 4 टाइम्स, 4-5 टाइम्स, कई बार आ चुका है। जब HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका एट वेरी लो टेम्परेचर आपका एक सॉल्ट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे डाई जोनियम सॉल्ट, जो बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव लगा रहता है। ये डाइजोनियम सॉल्ट होगा जो आपका वेरी लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। ओके, खास बात जो बात मैं बताने वाला हूँ वो बात ये है कि जो कंपाउंड आपका यहाँ पर प्रेजेंट रहता है HNO2, वो आपको लिखते हैं HNO2, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इस HNO2 को ड्राइव करते हैं फ्रॉम द कंपाउंड कॉल NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करा करके आपका कंपाउंड बनेगा HNO2। तो आपको इस कंपाउंड के बारे में डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं। रिएक्शन एक्चुअली में NO2 करता है, यहाँ पर ये NaNO2 रिएक्शन करता है। तो इसलिए रिएक्शन आपकी इंपोर्टेंट हो जाती है। कभी कभी पूरा कंपाउंड लिखते ही नहीं है वो रिएक्शन में, तो आपको एज्यूम करना पड़ता है कि इसमें एक्चुअली में ऐसा हो रहा होगा। ओके, तो NO2 आपका रिएक्शन करता है, ये आपकी रिएक्शन में लिखा रहता है। समझ में आया? प्लस NaCl बन जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर? आपको ये रिएक्शन देख लेना है जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा ना, एनिलीन वाला रिएक्शन डाइजेनियम सॉल्ट, ये आप एक बार सर्च कर लो। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे सर। ओके, डोंट वरी, टेंशन मत लो, इतना मत घबराया करो। ओके, अच्छा, HNO2 से एक ऑक्सीजन और बाहर निकालिए तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा? फोर्थ वन, कंपाउंड क्या बनेगा? HNO बनेगा ना, एंड दैट एग्जिस्ट एज अ डाइमर फॉर्म। इसका नाम क्या है? हाइपो
हाइपोनाइट्रस एसिड, ओके, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक H2N2O2, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक और इसका इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, लाइक N डबल बॉन्ड N, अभी आप बता सकते हो सिन और एंटी कौन सा है? फर्स्ट वन इज sin, Sin. सेकंड वन एंटी। क्लियर है? ये बॉन्ड इस तरीके से, अच्छा मैंने क्या लिखा, H क्यों लगा यहाँ पर, OH लगाना चाहिए ना। थोड़ा ध्यान दे लिया करो यार, कभी कभी गलत लिख देता हूँ मैं। ये बॉन्ड इस तरीके से टूट सकता है बिकॉज इसके पास, वो तो काम की बात नहीं। नाइट्रोजन यहाँ तक कंप्लीट हुआ, नाइट्रोजन के बाद फिर स्टार्ट है आपका फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस ऑल ऑफ यू नो दैट एग्जिस्ट एज अ P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और P4 आपका व्हाइट फास्फोरस होता है। अगर एयर में रख देते हैं हम लोग तो ये येलो कलर का हो जाता है। एयर मींस एरियल ऑक्सीडेशन में येलो कलर में चेंज हो जाता है। एंड आपके व्हाइट फास्फोरस, आपका रेड फास्फोरस, आपका ब्लैक फास्फोरस और वायलेट फास्फोरस, ये आपके सब एग्जिस्ट करते हैं। वी, ओके, इसको पढ़ने के लिए आप PDF रेफर कर सकते हो, उसमें विद स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं बाद में बता भी दूंगा, विद स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको रेफर करोगे। दीज आर ऑल एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। क्लियर है? समझ में आया? दीज आर ऑल एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। ओके, एरियल ऑक्सीडेशन, यहाँ पर एयर लिखा हो या एरियल ऑक्सीडेशन हो, एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन, पूरी केमिस्ट्री में एरियल ऑक्सीडेशन अगर कहीं पर वर्ड आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आता है दैट इज क्यूमीन का ऑर्गेनिक एरियल ऑक्सीडेशन होता है। आपका फिनोल बनता है, प्लस एक कंपाउंड और बनता है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन होता है। एरियल ऑक्सीडेशन दैट इज, अगर मैं बोलूं लिटरली तो कम से कम 7 से 8 बार आ चुकी है ये रिएक्शन, यही सेम टू सेम रिएक्शन आती है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। कभी मैकेनिज्म पूछ लेगा, कभी कौन बाई प्रोडक्ट पूछ लेगा, कभी आपका फिनोल पूछ लेगा, कभी फिनोल से क्यूमीन पूछ लेगा। ये कम से कम 7 से 8 बार आ चुकी है रिएक्शन। एरियल ऑक्सीडेशन वर्ड आपको आता है, तो जब फिनोल आपका स्टार्ट होगा या एल्कोहल स्टार्ट होगा तब सर बता देंगे, बट रिलेट कर लेना इस एरियल वर्ड से, एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है। ओके, सो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, फास्फोरस का रिएक्शन। ऑल ऑफ यू ध्यान से समझना बेटा। P4, P4 की रिएक्शन नंबर 1 होता है ओके, स्टार्ट विद द हीट। जब इसको हीट करते हैं एट 1000 डिग्री केल्विन या 1000 केल्विन, आपका P2 में चेंज होता है, दैट इज वेरी अनस्टेबल।
when this heated as a limited of ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, then converted to P2O3, ओके, एंड P2O3 आपका डाइमर फॉर्म हो जाता है ना, डाइमराइज हो जाता है ना, डाइमराइज होकर के या मल्टीप्लाइड बाई 2 P4O6 में एग्जिस्ट करता है, एंड P4O6 का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा दें देन H3PO3 कंपाउंड बनेगा। समझ गए? एंड द नेक्स्ट वन आपका आता है O2 एक्सिस के साथ रिएक्शन। अगर O2 आपका एक्सिस है तब क्या बनता है? तब आपका P2O5 बनता है। फिर सेम कहानी आप करोगे तो P4O10 बनेगा। फिर सेम कहानी आप करोगे देन H3PO4 बन जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ गए? ओके। एग्जाम में क्वेश्चन आया था जेई में या नीट में, मुझे आई थिंक नीट में आया था कि व्हाट हैपन व्हेन P4 रिएक्शन करता है विद एक्सेस अमाउंट ऑफ N2, एक्सेस अमाउंट ऑफ N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, या P4 रिएक्शन करेगा विद ऑक्सीजन इन एक्सेस अमाउंट ऑफ N2, मतलब नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में N2 के साथ रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? तो आपने तो नाइट्रोजन के बारे में कोई केस पढ़ा ही नहीं है, आपने पढ़ा O2 लिमिटेड हो या O2 एक्सेस हो तब पढ़ा। इस केस में क्या होता है बेटा, O2 के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इसने दिया सिर्फ N2 एक्सेस में। इसका मतलब नाइट्रोजन इतना ज्यादा एक्सेस में है कि O2 को रिएक्शन ही नहीं करने दे रहा, वो O2 को फास्फोरस के साथ रिएक्शन ही नहीं करने दे रहा। इसका मतलब केस कौन सा है? लिमिटेड वाला। समझ गए? नाइट्रोजन बहुत ज्यादा एक्सेस में है कि O2 कंप्लीटली रिएक्शन ही नहीं कर पा रहा विद फास्फोरस। ओके, तो ये वाला केस आपका एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, तो आपको लिमिटेड वाला फॉलो करना। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट विल हैपन व्हेन दिस रिएक्शन X2 के साथ रिएक्शन होता है। X2 मींस आपका Cl2 होगा, Br2 होगा, F के बाद अभी F के बारे में हम लोग बात करने रहे, एंड लिमिटेड फॉर्मेट में रिएक्शन होगी तो कंपाउंड फॉर्म PX3, एंड PX3 आपका जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्गेनिक वाली चीज। ओके, एंड दैट इज RCl फॉर्म होगा प्लस H3PO3। मैं एक बात आपको बता दूं, फास्फोरस जितना इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे डबल ट्रिपल टाइम्स ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है फास्फोरस। तो फास्फोरस एज ए ऑर्गेनिक स्पीसीज की तरह याद करो कि फास्फोरस ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। इनऑर्गेनिक में तो कुछ भी नहीं है। इनऑर्गेनिक में अगर आपको करना है तो फास्फोरस, जो आपको एसिड है फास्फोरिक एसिड, इतना पढ़ लो बस काफी है। सिर्फ फास्फोरस के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सारा इसका यूज ऑर्गेनिक में ही आता है फास्फोरस का। ओके, एंड दैट, इसको अगर मैं बात करूं दैट इज SN2 टाइप रिएक्शन होती है। SN2 पढ़ा क्या आपने? नहीं पढ़ा होगा अभी आपने। SN2 टाइप रिएक्शन होती है, ये बाद में सर बताएंगे रिएक्शन के टाइप ऑफ रिएक्शन। तो SN2 टाइप रिएक्शन होती है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें SOCl2 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड कोई बताएगा? थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, तो आपका कंपाउंड बनेगा PX3। लेट से Cl लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो PCl3 बनेगा प्लस थायोनिल है तो SO2 बन जाएगा प्लस H2Cl2। ये कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, H2Cl2 बनेगा। ओके, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके। ओके, क्लियर है? क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बता देता हूँ। जो H2Cl2 होता है, इसका ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? जैसे हमने H2O2 का पढ़ा, ClSSCl, ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, इसलिए H2Cl2 इंपॉर्टेंट हो गया। इन द नेक्स्ट वन देखो, आपका है X2 एक्सिस में आ जाते हैं,
X2 मीन्स जो आपका Cl2 Br2 है, एक्सिस में रिएक्शन करेगा, दैट कंपाउंड फॉर्म PX5, ओके, एंड PX5 रिएक्शन करेगा, देन PX5 की रिएक्शन, अभी ये थोड़ा सा इसको ये वाला पार्ट हटा देते हैं हम यहाँ से। PX5 रिएक्शन करेगा विथ RCOOH लिख लो या फिर ROH लिख लो, एल्कोहल हो या एसिड हो, इसके साथ रिएक्शन करेगा आपका, द कंपाउंड फॉर्म, अगर एल्कोहल होता है तो आपका RX फॉर्म होगा, और अगर ये एसिड है तो आपका RCOX फॉर्म होगा। समझ गए? इस केस के लिए आपका ये फॉर्म होगा, इस केस के लिए आपका ये फॉर्म होगा। क्लियर है? एंड प्लस में बाई प्रोडक्ट दोनों के लिए है, POCl3 बनेगा प्लस HX बनेगा। क्लियर है ना? जो आपका POCl3 होता है दैट इज यूज्ड इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। POCl3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट थोड़ा सा और लिख लो, फास्फोरस की रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, फिर आप लोग जा सकते हो। ओके, सो SOCl2 हो गया था, SO2Cl2, SO2Cl2 that is sulfuryl chloride, sulfuryl chloride, इसके साथ रिएक्शन होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा PX5 प्लस, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा दें इसमें लिमिटेड, आपका POCl3 एंड इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, कंपाउंड HgPO4, राइट? क्लियर है? एंड द नेक्स्ट वन दैट इज NaOH के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन विथ वाटर। ये रिएक्शन आपको मैंने बता चुका हूँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जब आपका रेडॉक्स बताया हुआ तब बताया। खास बात ये है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि P4 रिएक्शन करता है विथ वाटर, NaOH का कुछ अता पता ही नहीं था, तो आपको NaOH फील करना पड़ेगा कि NaOH होता है आपका। समझे? अगर NaOH दिया है तो आपको वाटर समझना पड़ेगा, वाटर दिया है तो NaOH समझना पड़ेगा कि ये दोनों दिए हैं। एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, एक बार NaOH लिखा था और इक्वस लिखा था, इक्वस तो आप समझ जाओगे खैर, और एक बार वाटर लिखा था, कुछ NaOH के बारे में क्वेश्चन नहीं था। जेईई की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ वाटर लिखा था और आपको पता करना था क्या कंपाउंड बनेगा। तो NaOH आपको समझना पड़ेगा कि NaOH है यहाँ पर, जब भी फास्फोरस की बात आती है तो कंपाउंड बनेगा आपका यहाँ पर PH3 प्लस NaH2PO2, that is the example of disproportionation reaction. क्यों है वो आपको खुद आइडिया डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है। अच्छा ये बताओ, इसका स्मेल कैसा होता है? रॉटन फिश ना, याद रहेगा ना? थोड़ा सा तो याद कर लिया करो। एंड द नेक्स्ट वन अगर हम बात करें यहाँ पर, NaOH हो गया, H2 के साथ रिएक्शन, H2 के साथ हम लोग हीट करते हैं, सीधा सा आपका PH3 बन जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन रिएक्टेड विद S8, S8 के साथ अगर हम लोग हीट करेंगे
द कंपाउंड फॉर्म P4S3 जो आपके मैच स्टिक में माचिस बॉक्स में रहता है ना, वही ये रहता है मैच स्टिक में P4S3 यूज्ड इन मैच स्टिक। यहाँ तक क्लियर हुआ। एंड द लास्ट वन कंसंट्रेट HNO3 क्या बनता है अभी बता चुका हूं मैं। कंसंट्रेट HNO3 के साथ NO2 प्लस H3PO4 plus H2O. And the next one concentrate H2SO4, that is SO2 plus H3PO4 plus H2O। ये क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ गए। तो फास्फोरस की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी क्लियर हुई। ये सारी की सारी रिएक्शन बेटा याद करना है, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो। अगर मैंने 10 to 15 रिएक्शन लिखा है तो उसमें से 80% रिएक्शन आ चुकी हैं एग्जाम में फास्फोरस। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो व्हाइट फास्फोरस है और रेड फास्फोरस है, उनमें डिफरेंस देखेंगे, व्हाइट और रेड फास्फोरस का डिफरेंसेस। एंड देन वी विल स्टार्ट द कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। ओके, पहले डिफरेंस देखेंगे रेड और व्हाइट फास्फोरस में, फिर हम लोग कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा विथ नाइट्रोजन ग्रुप का। अगर लास्ट नहीं होगा तो थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे भी हो सकता है। ओके, तो एक लेक्चर बचा हुआ है इसका जिसमें आपके एसिड आएंगे, फास्फोरिक एसिड, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द ऑक्सीजन फैमिली। ओके, जो आपका कमिंग टेस्ट है उसमें नाइट्रोजन ग्रुप नहीं आने वाला। देन इसके बाद जो आने वाला टेस्ट होगा उसमें नाइट्रोजन ग्रुप आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा। ओके, so we will stop here. Okay, bye bye everyone. in case किसी कुछ डाउट है तो वो रुक सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। बाय बाय एवरीवन, बाय बेटा।